स्वागत है आप सभी का सवधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सवधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का, हमारे सभी मित्रों का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने वर्णमाला टॉपिक हमारा जो चल रहा था उसमें हमने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा था और साथ ही साथ व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हम जो यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं वह रिसेंट के किन परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, अर्थात किन परीक्षाओं में आपकी हिंदी आने वाली है। तो आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी का एग्जाम आया हुआ है, उसकी वैकेंसी आई हुई है और 24 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो 20 नंबर की हिंदी जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछी जाएगी और साथ ही साथ हाल ही में आपका जो IBPS RRB का एग्जाम आया हुआ है, आपकी वैकेंसी आई हुई है, उसके मेंस में 40 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाएगी। दोस्तों, बैंक का एकमात्र एग्जाम है आपका है IBPS RRB, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स को अपने विषय चयन करना पड़ता है, अर्थात चाहे तो वो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो आपका वह अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो आपके IBPS RRB में ऑप्शनल आपके पास हिंदी और अंग्रेजी चूज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जनरली हिंदी को चुनते हैं और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं। तो 40 नंबर की IBPS RRB में हिंदी आने वाली है आपके रिसेंट एग्जाम में और 20 नंबर की हिंदी जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है उसमें आपसे पूछी जाने वाली है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मेहनत करते रहेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा सफलता उसे ही मिलेगी। क्योंकि आज के समय में आपने जैसे देखा है, कोरोना महामारी के समय गवर्नमेंट जॉब की महत्ता काफी बढ़ चुकी है। आपकी सरवाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए सरकारी नौकरी बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में लोग आपके रूप रंग चेहरे को नहीं देखते हैं, दिल को देखते हैं, सरकारी नौकरी को देखते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, अर्थात नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी मिल ही जाएगी। अब ऐसी कंडीशन है, कोई रूप रंग या दिल नहीं देखता है, रूप रंग या चेहरा नहीं देखता है। कितने बड़े कमाल की बात कही है कि दिल देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, क्योंकि दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज की क्लास में दोस्तों हम, जैसे लास्ट क्लास में हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कौन से, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, जिसमें य र ल व आता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन जिनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। इस प्रकार से हमने टोटल 33 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण काफी गहराई से देखा है। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण चीज आज को मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं इससे तथ्य आपको बताऊंगा, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण के बाद व्यंजनों का उच्चारण स्थान। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब हमें यह भी पता है दोस्तों क्या कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, जैसे हम जानते हैं कि वर्णमाला में कुल आपके 52 या 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। तो लास्ट क्लास में मैंने जो 11 प्रकार के स्वर होते हैं उन 11 प्रकार के स्वरों का हमने उच्चारण स्थान देखा था। आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बताइए ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अंतिम कक्षा में हमने स्वरों के उच्चारण स्थान को देखा था जो 11 प्रकार के स्वर होते हैं। और आज हम किसका उच्चारण स्थान देखने वाले हैं दोस्तों, आपका व्यंजनों का। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने लास्ट क्लास में भली भांति रूप से पढ़ चुके हैं और आज हम जिस पे वार्ता करने वाले हैं वह है दोस्तों आपका
व्यंजनों का उच्चारण स्थान। और हमें यह भी पता है कि व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, आपका 33। कितने व्यंजन होते हैं आपके 33। इसका मतलब यह है कि आज मैं आपको इन 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता रहा हूं कि इन 33 व्यंजनों का जब उच्चारण किया जाता है तो यह हमारे मुख के किस विशेष स्थान से बोले जाते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। अब हमने पहले भी कहा था कि जब भी हम दोस्तों किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, चाहे वह स्वर हो चाहे वह आपका व्यंजन हो, तो सबसे पहले हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, सबसे पहले किसको स्पर्श करती है दोस्तों, कंठ को। सबसे पहले जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं वह वायु सबसे पहले किसको स्पर्श करेगी, किससे टकराएगी, कंठ। और कंठ से ठीक ऊपर दोस्तों क्या रहेगा, लास्ट क्लास में आपको बताया था, कंठ से ठीक ऊपर क्या रहता है दोस्तों, आपका तालु। और तालु से आगे तीसरा क्या रहता है, मूर्धा। फिर मूर्धा के बाद आपकी वायु किसको स्पर्श करेगी, दंत को, फिर आपके होठों को। इसका मतलब ये हुआ यदि मुझे व्यंजनों का उच्चारण स्थान यदि बताना है तो सबसे पहले जो होगा, मैं कॉलम यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों, उच्चारण स्थान। इसके लिए हम चार्ट हम बना रहे हैं, उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वायु सबसे पहले किसको टकराएगी, कंठ। तो सबसे पहले नंबर पे यहां पर मैंने लिख दिया कंठ। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों कंठ के बाद वायु किसको स्पर्श करेगी, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कंठ के ठीक ऊपर क्या होता है दोस्तों, तालु। जैसे तालव्य कहा जाता है, कंठ के ठीक ऊपर क्या रहता है, तालु। फिर तालु के बाद दोस्तों हमारे मुख का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो हमारे मुख की ऊपरी छत होती है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे मुख का जो ऊपरी छत होता है उसके दो हिस्से माने जाते हैं। अगले हिस्से को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका मूर्धा कहा जाता है या मूर्धन्य कहते हैं। और पिछले भाग को क्या कहते हैं, आपका तालु। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कंठ। कंठ से ठीक ऊपर क्या रहेगा, तालु। और फिर तालु से आगे क्या रहेगा दोस्तों, आपका मूर्धा। फिर चौथे नंबर पे दोस्तों आपका होगा दंत। और पांचवें नंबर पे होगा दोस्तों आपके ओष्ठ। इस प्रकार से हमारे मुख के ये 5 अवयव विशेष रूप से माने जाते हैं कि हम जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, हो सकता है उसका उच्चारण, कुछ वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा, कुछ वर्णों का तालु से होगा, कुछ वर्णों का मूर्धा से होगा, और कुछ वर्णों का दंत से होगा, और कुछ वर्णों का ओष्ठ से होगा। अब जिन भी विद्यार्थियों की आज पहली क्लास है वह हमारी सावधानी कोचिंग की YouTube साइट पर जाके देख सकते हैं कि भाई तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है। लास्ट क्लास में इन 5 अवयवों से मैंने आपको भली भांति रूप से परिचित कराया है, और एक पिक्चर की डायग्राम भी मैंने बताया था कि सबसे पहले वायु कंठ पर आएगी, फिर तालु पे आती है, फिर मूर्धा पे आती है, फिर दंत से आती है, फिर ओठ से आती है, और ओठ से क्या आपकी बाहर निकल जाती है। तो यह तो दोस्तों आपके उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास दोस्तों कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन या कंसोनेंट की बात करें हिंदी में तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 33। अब इन 33 में भी दोस्तों हमें पता है क्या कि 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। लास्ट क्लास में आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 25 होती है। और ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों वर्णमाला में 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, जिसमें क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, प वर्ग होगा, और आपका क च ट त प और आपका प वर्ग होगा। तो इन 5 वर्गों में 5 वर्ग होते हैं, और पांचों ही वर्गों में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग में 5-5। इस प्रकार से 5 जा कितना बनेगा, 25। इसका मतलब है इन 33 में से 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं या स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं का उच्चारण स्थान देख रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ पर क्या तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपका वर्ग। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों वर्ग की, क्या कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनसे कौन कौन से वर्णों का, इन स्थानों से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा। तो हमें पता है वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ग होगा, क। इसका मतलब है यहाँ पर मैंने लिख दिया क वर्ग, और क वर्ग के बाद कौन सा होता है दोस्तों आपका श वर्ग। श वर्ग के बाद कौन सा होगा दोस्तों आपका
ट वर्ग, और ट वर्ग के बाद कौन सा होगा दोस्तों आपका त वर्ग, और त वर्ग के बाद दोस्तों कौन सा होगा आपका पा वर्ग। इस प्रकार हमने देख लिया कि पहला जो वर्ग होता है वह का होगा, फिर च का, ट त प। इसकी ट्रिक बता दी जाती है में क्या, कचट तप। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों आपका कचट तप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पहला क वर्ग है तो क वर्ग में जितने भी 5 वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इसी प्रकार च वर्ग के 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु। फिर तीसरे नंबर पे ट वर्ग होता है, तो हमें यह भी पता है कि तीसरे नंबर पे वायु किससे टकराती है, मूर्धा से होकर गुजरती है। इसका मतलब है ट वर्ग के 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। फिर चौथे नंबर पे दोस्तों कौन सा वर्ग होता है, ता। फिर हमें यह भी पता है कि चौथे नंबर पे मूर्धा का किसका नंबर आता है, दंत। और पांचवे पे प वर्ग है, और प वर्ग यहाँ पर पांचवा क्या दोस्तों आपका ओष्ठ। इसका मतलब है प वर्ग के 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों आपका ओष्ठ माना जाएगा। तो बारी बारी से यहाँ पर मैं हर एक वर्ण को लिख रहा हूं। क्या का क्या दोस्तों, क्या होगा आपका ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार हम च वर्ग की बात करें तो च में क्या होगा दोस्तों, च, छ, ज, झ और या। ट वर्ग की बात करें तो ट टमार की जगह ठ ठाकुर का, ड डमरू का, ढ ढोलक का और ण। इस प्रकार त वर्ग की बात करेंगे त, थ, द, ध, न, प, फ, व, फ, म। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके जो 25 मैंने दोस्तों क्या लिखे हैं, स्पर्श व्यंजन, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी, स्पर्श व्यंजन। और इन्हें ही दोस्तों क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला वर्ग क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस प्रकार से अब होगा क्या, एग्जाम में कई बार आपकी परीक्षाओं में व्यापक में पूछ लिया गया है क्या कि बताइए भाई कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो फिर आपको याद कैसा करना है, आप ये देखेंगे कि जो ज वर्ण है ये किस वर्ग का वर्ण है, च वर्ग का। और च वर्ग कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। और हमारे कंठ और हमारे मुख के अंदर दूसरा हिस्सा कौन सा माना जाता है, तालु। क्योंकि हवा जब निकलती है सबसे पहले कहां से निकलेगी, कंठ। कंठ के बाद दूसरे नंबर पे जस्ट ठीक उसके ऊपर होगी तालु। तालु के वायु कहां पर आएगी, मूर्धा। मूर्धा से होती हुई कहां पर आएगी, दंत। और दंत से होती हुई कहां पर आएगी दोस्तों, ओष्ठ। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। और फिर जिस प्रकार का भी आपका वर्ग होगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले जाए कि बताइए द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप पाएंगे कि द किस वर्ग का वर्ण है। तो आप देखेंगे त वर्ग का है, और त वर्ग कौन से नंबर पे आता है, चौथा। और चौथे नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा है, दंत। इसका मतलब है कि द का उच्चारण किस स्थान क्या होगा दोस्तों, आपका दंत होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने 33 में से 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या दोस्तों, 33 में से आपके 25 क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, जिसकी लास्ट क्लास मैंने चर्चा की थी। इन 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम देख चुके हैं दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों टोटल व्यंजन तो कितने होते हैं, 33। 25 का मैं उच्चारण स्थान आपको बता चुका हूं। इससे तो याद करना काफी आसान है, क्योंकि वर्गों में विभाजित है और हर एक वर्ग क्रम से आता है। और यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या है, क्रम से लिखा हुआ है। अब बात आती है कि 33 में से 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर आपके क्या होंगे, आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे, 4 होंगे दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन। और फिर 4 कौन से होंगे दोस्तों, उसमें या संघर्षी व्यंजन। क्या होंगे, उष्म या संघर्षी व्यंजन। और उसमें या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 4। तो इस प्रकार देखेंगे 25 और 4 कितना होगा, 29। और 29 और 4 कितना होगा आपका, 33। मतलब जो 33 व्यंजन होते हैं उसमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे।
चार कौन से होंगे? अंतस्थ, और चार कौन से होंगे? उसमें असंघर्षी। लास्ट क्लास में इन तीनों ही प्रकार के व्यंजनों पर मैं गहराई से वार्ता कर चुका हूं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, और उसमें असंघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। और आज हम इन 33 व्यंजनों का क्या देख रहे हैं दोस्तों? उच्चारण स्थान देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता चुका हूं। अब हम देखने वाले हैं किसका उच्चारण स्थान दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। और अब हमने कहा है क्या कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वह होते हैं कौन कौन से आपके? या, र, ल, व। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, और वह ट्रिक क्या थी आपका? यार लव। और ये भी कहा था कि यार होगा तभी तो लब होगा। इसका मतलब है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, यार, लव। अब इनका भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्या कि बताइए र का उच्चारण स्थान क्या होगा, या का उच्चारण स्थान क्या होगा, और व का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब हम करते हैं क्या है, किसी भी यदि किताब से पढ़ते हैं तो रट कर चले जाते हैं, और पता लगा एग्जाम में हम क्या है, भूल गए। तो इसको कैसा याद रखना है, उस चीज को ध्यान से गहराई से समझिए, क्योंकि ऐसे तथ्य आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई आपको बताने वाला है। तो अब हम पता लगाने वाले हैं कि इन 4 अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होगा। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान याद करना आसान है, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित होते हैं, एक क्रम से इनका रहेगा, और यहाँ भी आपका क्रम रहेगा, इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं भाई अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान कैसे याद रखें। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जो यार अलावा होते हैं, मैं करने क्या वाला हूं कि ये 5 वर्ग होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाला जो वर्ग है, ये पहले वाले वर्ग को छोड़ देता हूं, और बारी बारी से यार अलावा को हर एक वर्ग के लास्ट वाले नंबर पे मैं आपको लिख देता हूं। जैसे मैं पहले जो का वर्ग है, का वर्ग में यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, मैं व्यंजनों का कहां से रखना प्रारंभ करूंगा? च वर्ग से। एक एक करके रख दिया। या को मैंने यहाँ पर लिख दिया, र को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यह क्या बन गया दोस्तों आपका? या, र, ल। इसका मतलब है कि या का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। र का उच्चारण क्या होगा दोस्तों आपका? मूर्धा होगा। और ला का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों आपका? दंत होगा। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों क्या कि यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, यदि दंत धन ओष्ठ को मिला दूं, तो गुण संधि के माध्यम से यहां पर ये बन जाएगा दंतोष्ठ। यदि दंत और ओष्ठ को मिला दिया है, क्या दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर दंत और ओष्ठ को मिला दूं तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। इसका मतलब ये है कि दंत और ओष्ठ से किसका उच्चारण स्थान निकलेगा दोस्तों? आपके वा का। बोल के देखिए आपका वा। तो वा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा आपका? दंत और ओष्ठ दोनों से। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दंतोष्ठ से किसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों? ये तो खाली होगा, और ये भी आपका खाली होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? आपका वा। तो यदि वा का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे तो वह क्या होगा दोस्तों? आपका दंतोष्ठ होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान करने के लिए मैंने क्या किया है, पहला और अंतिम वर्ग, या दोस्तों पहला और अंतिम वर्ग को छोड़कर इन्हें एक सीक्वेंस में रख दिया। यहाँ को फर्स्ट वाले को छोड़ना है और लास्ट वाले को छोड़ना है। फर्स्ट और लास्ट, या दोस्तों फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ना है यहाँ पर, और फिर सीक्वेंस से आपको लिख देना है या, रा, ला। अब पहला और अंतिम छोड़ा, कौन बच गए यहाँ पर? व। तो व का उच्चारण में कहां से होगा? यदि आप दंत और ओष्ठ दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? दंतोष्ठ। मतलब दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से कौन सा आपका व्यंजन बोला जाता है दोस्तों? आपका व बोला जाता है। चलिए, इस प्रकार हमने अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी दोस्तों याद कर लिया। अब हमें किसका उच्चारण स्थान देखना है दोस्तों? आपका उष्मीय संघर्षी व्यंजनों का। जी हाँ दोस्तों, किसका उच्चारण स्थान हमें देखना है? उष्म और संघर्षी व्यंजनों का। अब हमें यह भी पता है कि यह संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? आपके 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं? तो 3 तो श होंगे, एक श शक्कर का, एक आपका श षटकोण का, एक आपका श सुरते का, और आपका ह हलवाई का। यदि हम उष्मीय संघर्षी व्यंजनों की बात करें, उष्मीय संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका श, स,
ससरोते का और हा हलवाई का। इनका मतलब ये हुआ है, इसकी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, याद लब। इसकी मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी याद करने के लिए वह थी दोस्तों आपका यार लब। लास्ट क्लास में भली बात मैंने इसमें चर्चा की है। इसी प्रकार इनको याद करने के लिए, इन्हें याद करने के लिए, आपके स को याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी वह थी आपकी दोस्तों शेष सह। शेष सह, तो शेष सह का मतलब है श शक्कर का, श षटकोण का, स सरोते का और ह हलवाई का। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यार अलावा का उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया है। अब हम किसका उच्चारण स्थान देखने वाले हैं दोस्तों, आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का। किसका देखने वाले हैं दोस्तों, आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही करना है क्या, कि फिलहाल तो पहले वाला जो स्थान है उसको हम छोड़ रहे हैं और इन चारों को कहां से रखना प्रारंभ करेंगे, सेकंड वाले। इसका मतलब है मैं श को कहां पर लिखूंगा, या के पास। इस प्रकार श षटकोण को कहां पर लिखूंगा, र के बाद। इसी प्रकार यहाँ पर स सरोते को कहां रखूंगा दोस्तों, आपके ला के पास। इसका मतलब हुआ है कि श शक्कर का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, तालु बन जाएगा। श षटकोण का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, मूर्धा बन जाएगा। और स सरोते का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, दंत बन जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों किसको छोड़ा है हमने दोस्तों, ह को छोड़ा है। किसे छोड़ा दोस्तों, आपका ह को। लास्ट वाला कॉलम यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, खाली रहेगा। अब इसमें से एकमात्र दोस्तों कौन सा बचा आपका, हा। कौन सा बचा है, हा। तो वैसे दोस्तों हम बात करें हा की, तो हा का जो उच्चारण स्थान होता है, हा का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दोस्तों अली जिह्वा। क्या होगा, अली जिह्वा, या इसे बोला जाता है काकल्य। क्या कह रहा हूं, हा का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है दोस्तों, आपका अली जिह्वा या काकल। अब आपने ये नाम हो सकता है पहली बार सुना हो कि सर अली जिह्वा या काकल किसे कहते हैं। तो आपने देखा हो दोस्तों, हमारा जो गला रहता है, कंठ रहता है, इसके ठीक ऊपर मुख से जहां पर खाना नीचे गिर जाता है वहां पर छोटी सी दोस्तों घंटी लगी होती है, जिसे छोटी जीभ भी कहते हैं। कुछ लोग हाथ डाल के देख रहे हैं या नहीं, सभी का होता है। तो आप देखेंगे आपके कंठ से ठीक ऊपर जो छोटी सी आपकी जो घंटी लटकी रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अली जिह्वा या काकल कहा जाता है। तो इसी अली जिह्वा या काकल से, या जिसको हम छोटी जीभ कह रहे हैं, उससे किसका उच्चारण स्थान माना जाता है दोस्तों, आपका हा का। तो हा का वास्तविक जो उच्चारण स्थान होगा अली जिह्वा से होता है या काकल से होता है। किंतु यदि हम मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की बात करें तो हा का उच्चारण स्थान आपसे अली जिह्वा या काकल न देकर क्या दिया जाता है दोस्तों, कंठ से। क्योंकि कंठ से ठीक ऊपर ही वो आपकी छोटी सी जीभ घंटी लटकी रहती है। इस कारण हा का उच्चारण स्थान अली जिह्वा या काकल यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप हा का उच्चारण स्थान क्या मानेंगे दोस्तों, आपका कंठ। यदि आपके ऑप्शन में कंठ दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं हाँ। यदि कंठ और अली जिह्वा काकल दोनों है फिर तो आपको अली जिह्वा या काकल को ही आपका चयन करना है। और यदि यह ऑप्शन में नहीं हो तो कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ आपका हा का उच्चारण स्थान हम क्या मान लेंगे दोस्तों, आपका हा का उच्चारण स्थान हम मान लेंगे दोस्तों आपका कंठ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम सभी का उच्चारण स्थान देख चुके हैं। चलिए अब फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, क्या कि हमने आज जो पढ़ा है वह क्या दोस्तों, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और 33 में से 25 कौन से होते हैं दोस्तों, आपके स्पर्श व्यंजन। 25 कौन से होते हैं दोस्तों, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा या रा ला वा, इनका उच्चारण स्थान कैसे याद करें। तो मैंने कहा है या रा ला वा का उच्चारण स्थान को याद करने के लिए पहले और अंतिम को छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है, पहले और अंतिम को छोड़ दीजिए और बाकी बचे हुए को क्रम से लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, या रा ला। अब बचा कौन है, वा। तो मैंने कहा है कि वा का उच्चारण किससे होता है दोस्तों, आपके दंत और रोश। यदि दंत और रोश दोनों को मिला दें तो किसका उच्चारण स्थान निकल के आएगा, वा का। फिर बात करें ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर मैंने सेम कहा है क्या कि हमने फिलहाल इसको छोड़ा था
और कहां से रखना प्रारंभ किया था, जहां से हमने यह प्रारंभ किया है वहीं से किसको प्रारंभ करेंगे, श को। तो श शक्कर का यहाँ पर, श षटकोण का यहाँ पर, स स्वरोते का यहाँ पर, अब फिर बचा कौन, हा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो हा का उच्चारण स्थान होता है, हा का उच्चारण स्थान यदि वास्तविक रूप से बात करें बहुत ही कम किताबों में आपको मिलेगा, वह होता है दोस्तों आपका अली जिब्हा, अली जिब्हा, या इसे ही बोला जाता है दोस्तों आपके काकल्य। तो आपके मुख के अंदर जो छोटी सी जीभ रहती है दोस्तों, जो आपकी घंटी सी लटकती रहती है कंठ के ऊपर, तो वहीं से आपका हा का उच्चारण स्थान होता है अली जिह्वा या काकल। किंतु व्यापम में हा का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है दोस्तों, आपका कंठ। इसलिए यदि ऑप्शन में अली जिह्वा या काकल नहीं दिया रहे तो हा का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों, आपका कंठ माना जाएगा। तो हा को मैंने कहां पर लिख दिया दोस्तों, आपके कंठ वाले सेक्शन में आपका लिख दिया है। तो इस प्रकार हमने टोटल 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम देख चुके हैं। अब डबल से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि भाई याद कैसा करें। तो देखो 25 स्पर्श व्यंजनों को याद करने में तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। अब बाकी जो बच्चे यहाँ पर जो लिखे हुए नवीन वर्ण, जिसमें आपके अंतस्थ व्यंजन भी हैं और उसमें संघर्षी भी हैं, इनको हम कैसे याद करें। तो देखो हमने यहाँ पर एक जोड़ा है हा। तो यदि आप कंठ को हा से जोड़ें, यदि कंठ को का वर्ग को यहां से जोड़ रहे हैं हा से, यदि कंठ का मैंने का ले लिया और लास्ट में क्या ले लिया, हा, तो यहां से दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, याद करने के लिए हक, क्या मिल जाएगा, हक। इसका मतलब है कंठ पर किसका हक रहेगा, हा का। क्या बोल रहा हूं, कंठ पर किसका हक रहेगा, आपका हा का। हा ले लिया और इसका मैंने का ले लिया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि भाई जो हा का उच्चारण स्थान होता है वो किस वर्ग के वर्णों के साथ होता है, का वर्ग। का वर्ग के जो वर्ण होते हैं उसी के साथ साथ हा का उच्चारण स्थान भी आपका होता है। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों यहाँ पर य और श की, तो य और श को दोनों को यदि मिला दूं, य और श को दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, यश। तो मान लिया कि भाई यश नाम का कोई लड़का है, क्या बोल रहा हूँ, य और श को मैंने दोनों को मिला दिया और य और श को मिलाने से एक नाम बन गया, कौन सा, यश। यश मतलब होता है गौरव। तो यहाँ पर यश नाम का कोई लड़का है और हम ये मान लें कि यश नाम के लड़के को क्या पसंद है, आलू। क्या पसंद है आपका, आलू। इसका मतलब है इस तालू को मैंने क्या कर दिया, याद करने के लिए आलू। याद करने के लिए हमने इस तालु को क्या कर दिया, आलू। इसका मतलब है क्या कि यश नाम के लड़के को क्या पसंद है दोस्तों, आलू। यश नाम के लड़कियों को क्या पसंद है दोस्तों, आपका आलू। और आलू का मतलब किससे है, तालु से। इसका मतलब है कि जो ता वर्ग के आपके चा वर्ग के जो वर्ण हैं, इन चा वर्ग के वर्णों के साथ ही किसका उच्चारण स्थान होगा, यश नाम के लड़के का। और यश नाम के लड़के का मतलब किससे, य और श से। तो यश से आप याद रखेंगे कि यश नाम के लड़कों को क्या पसंद है, आलू। और आलू का मतलब किससे, आपका तालु। अगला दोस्तों आपका है रश। इस प्रकार से यदि आप मिला दें इनको तो क्या बन जाएगा, रस। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि भाई जो रस होगा वो रस कहां से निकलेगा दोस्तों, आपके मूर्धा से। रस कहां निकलेगा दोस्तों, आपके मूर्धा से निकलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रस कहां से निकलेगा, मूर्धा से। अब लास्ट में कौन से बच्चे दोस्तों, आपके ला और स। कौन से बच्चे हैं दोस्तों, आपके ला और स। तो इस प्रकार से कि आप देखेंगे ल स और न को मिला दूं, यदि ल स और न को मिला दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, लसन। क्या बन जाएगा, ल स न को मिलाने से क्या बन जाएगा, लसन। और लसन का मतलब किससे गांव में लसन बोला जाता है, इसका मतलब है लहसुन से। और लहसुन आपका किससे खाया जाता है, बताइए, कंठ से खाएंगे क्या, नहीं। तालू से खाएंगे क्या, नहीं। मुर्दा से खाएंगे क्या, ओठ से खाएंगे क्या, नहीं। किससे खाया जाता है, दांतों से खाया जाता है। इसका मतलब है जो ल और स है या फिर न को भी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, लसन। क्या बन जाएगा, लसन। और लसन का मतलब किससे दोस्तों, आपके लहसुन से। इसका मतलब है लहसुन किससे खाया जाता है, दंत से। और लहसुन यदि दंत से खाया जाता है इसका मतलब यह है कि ल और स, लसन का मतलब है ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, क्योंकि लहसुन को दांतों से ही खाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप
इन 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ट्रिक और तरीका भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रही है इन 33 प्रकार के व्यंजनों को आपको परीक्षा में याद करने की आवश्यकता ना हो। इस ट्रिक के माध्यम से इन वर्णों के जरिए आप क्या है थोड़ा याद कर सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान हमने देखा है, जिसमें से 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतज व्यंजन और 4 होते हैं आपके उत्प्रिय संघर्षी व्यंजन। सभी का उच्चारण स्थान आपके समक्ष आ चुका है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन भी विद्यार्थियों की आज पहली कक्षा है वे सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को, सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे बीच असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि जो बिना जाने समझे वीडियोस को डिसलाइक कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डिसलाइक करते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आलोचकों का होना भी जरूरी है। यदि आलोचक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि देख, जो बच्चा जो वास्तविक रूप से तैयारी कर रहा है और यदि वह चीजों को उसे चीजें समझ में आ रही है तो वह कभी भी दोस्तों आपका डिसलाइक नहीं करेगा। हाँ बताइए, यदि इस वीडियो को, इस कक्षा को मुझे दूसरी क्लास के बच्चे के सामने रख दूं तो जाहिर सी बात है वह क्या है, वीडियो को डिसलाइक ही करेगा, वीडियो गेम पसंद करेगा। किंतु जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि वह चीजों को समझने के बाद कभी वीडियो को डिसलाइक नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सावधानी कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हमने देखा दोस्तों आपके व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बाद अगले बिंदु की ओर चलते हैं हम, और क्लास में दोस्तों जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उसका कमेंट में आंसर दीजिए। मैं देखता हूं यहाँ पर कि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो को वॉच करते हैं, किंतु कमेंट्स कुछ गिने चुने लोगों के ही आते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही हमारे बीच कि जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ सबसे पहले उनका उत्तर आता है। जैसे मैं बात करूँ प्रवेश दुबे की, चाहे दोस्तों प्रवेश दुबे में जैसे ही प्रश्न पूछता हूँ तुरंत उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाई देता है। इस प्रकार हम बात करें योगिता चौधरी की, हम बात करें सोनम परिहार की, हम बात करें प्रियंका परमार की, रानी विश्वकर्मा या अंजलि, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत फास्ट कमेंट करते हैं। और दोस्तों ये वही लोग हैं जो कम समय में गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के हकदार हैं, क्योंकि फास्ट कमेंट वही व्यक्ति करता है जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसकी हर एक सब्जेक्ट पर कमांड है, उसने चीजों को अच्छे से पढ़ के रखा है। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें फटाफट आंसर देने की। जो भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है फटाफट उसका आंसर दीजिए। चलिए अगला हम दोस्तों जो बिंदु हम ले रहे हैं वह है आपका व्यंजनों का मिलना। व्यंजनों का योग हम कह सकते हैं या व्यंजनों का मिलना। अब दोस्तों व्यंजनों का योग या व्यंजनों का मिलना, इसका मतलब यह होता है कि जो 33 व्यंजन अभी हमने देखे हैं, जो हमने 33 व्यंजन देखे हैं, ये व्यंजन कितने प्रकार से योग करते हैं या ये 33 व्यंजन कितने प्रकार से मिलते हैं। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट आप दोस्तों बताने वाला हूं, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है या सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मन से एक नई चीज आपको सुनने या देखने को मिलेगी दोस्तों, व्यंजनों का योग या मिलना। इस प्रकार के तथ्य दोस्तों किसी भी किताब में नहीं दे रहते हैं, नहीं कोचिंग संस्थान आपको पढ़ाता है, और जो चीज कहीं पर ना मिले वह आपको यहाँ से इस मंच से देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगी। तो ध्यान से समझना है, नई चीज आज आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। इससे पहले कभी नहीं आपने पढ़ा होगा क्या कि व्यंजनों का योग या मिलना क्या होता है। अब मुझे बताइए यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या मेरा प्रश्न है कि जो अभी हमने 33 व्यंजन देखे हैं, इन ये 33 व्यंजन का योग कितने प्रकार से होता है या कितने प्रकार से मिलते हैं। क्या कह रहा हूं, जो 33 व्यंजन हमने लिख के रखे हैं
ये 33 व्यंजन कितने प्रकार से योग करते हैं, ये 33 व्यंजन कितने प्रकार से मेल करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। क्या आपको ये पता है इन 33 व्यंजन जो आपके अभी हमने पढ़े हैं, इन व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होगा, इन व्यंजनों का मिलना कितने प्रकार से होगा। तो व्यंजनों का योग या मिलने की बात करें तो भाई अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यंजन हमने पढ़े हैं इन व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होता है, ये व्यंजन कितने प्रकार से मिलते हैं। तो दोस्तों दो स्थितियां आपके समक्ष होंगी। यदि हम व्यंजनों के योग की बात करें कि व्यंजन कितने प्रकार से योग करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मैं आपको चीज बता रहा हूं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो ध्यान से आपको हर एक तत्व को समझना है कि व्यंजनों का योग या मिलना कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो व्यंजन हमने अभी 33 पढ़े हैं, इन व्यंजनों का योग या मेल कितने प्रकार से होगा दोस्तों, आपके दो प्रकार से। यदि किसी ने आंसर 2 दिया था तो राइट आंसर होगा, किंतु जहां तक मुझे समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि 2 ही बहुत, किसी ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। तो व्यंजनों का योग या मिलना कितने प्रकार से होता है दोस्तों, 2 प्रकार से होता है। अब 2 ही प्रकार से कैसे होता है वो भी समझें, यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है कि 2 प्रकार से कैसे होगा, तो उस चीज को समझें। पहला तो क्या होगा दोस्तों, समान व्यंजनों का मिलना, समान व्यंजनों का मिलना। समान व्यंजनों का मिलना। और दूसरी स्थिति क्या होगी दोस्तों, आपके असमान व्यंजनों का मिलना, असमान व्यंजनों का मिलना। तो इसका मतलब ये है कि आज हम जो बिंदु प्रारंभ हमने कर रहे हैं कि भाई व्यंजनों का योग या मेल कितने प्रकार से होता है, तो ये व्यंजन आपस में कितने प्रकार से मिलेंगे, 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार या 2 स्थितियां क्या होगी, या तो हो सकता है कि दोनों व्यंजन कैसे हो दोस्तों, एक जैसे हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों व्यंजन कैसे हो, अलग अलग। बताओ इसके अलावा कोई स्थिति बनेगी क्या, नहीं दोस्तों। जो हम 33 व्यंजन पढ़ते हैं, ये व्यंजन योग कैसे करेंगे, 2 प्रकार से। या तो पहली कंडीशन हो सकती है, पहली स्थिति हो सकती है कि जो 2 व्यंजन मिल रहे हैं वे दोनों व्यंजन कैसे दोस्तों, आपके एक समान है, एक जैसे हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं वह कैसे होंगे दोस्तों, आपके असमान होंगे। यहाँ से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा वह भी आपको तरीका मैं बताऊं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या कि यहाँ से परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उस पर मैं आपकी चर्चा करूंगा। पर फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्यंजनों का योग 2 ही प्रकार से होता है। या तो हो सकता है कि जो 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं वह कैसे हो, एक जैसे हो, या फिर जो 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हो वह कैसे दोस्तों, आपके अलग अलग हो। अब ध्यान से देखिए क्या कि जब 2 समान व्यंजन मिलते हैं, क्या कह रहा हूं, जब 2 समान व्यंजन मिलते हैं तो उसे बोला जाता है दोस्तों द्वित्व व्यंजन। क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है द्वित्व व्यंजन, या इसे ही कहा जाता है दोस्तों आपका व्यंजन गुच्छ, या इसे ही कहा जाता है व्यंजन गुच्छ। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, क्या कि जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, या क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। और जब 2 असमान व्यंजन मिलते हैं, और जब 2 असमान व्यंजन मिलते हैं तो उसे बोला जाता है दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन। उसे क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। तो बहुत ही नई चीज मैं आपको दोस्तों आज बता रहा हूं, किताबों में तथ्य आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो द्वित्व व्यंजन कब, जब 2 समान व्यंजन मिल जाएं, और संयुक्त व्यंजन कब, जब 2 असमान व्यंजन मिल जाएं। अब बात करें कैसे, तो उदाहरण देखें दोस्तों कैसे। जैसे यहां पर मैंने दोस्तों लिखा आपका दिल्ली, बिल्ली, खिल्ली, और देखिए कच्चा,
बच्चा, सच्चा, और ले लीजिए सम्मान, प्रसन्न, पत्ता इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर व्यंजनों का योग तो हो रहा है, किंतु व्यंजन कैसे दोस्तों, समान व्यंजन है। यहाँ पर यदि बात करें दिल्ली की, तो यदि आप दिल्ली की बात करें और दिल्ली का वर्ण विच्छेद करें, दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि मैं दिल्ली का वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले यदि मैं द को स्वर रहित कर दूं तो द के नीचे क्या लगाऊंगा, हलंत, और द में से कौन सा स्वर निकाला जाएगा, छोटी ई, प्लस अगला वर्ण क्या है, ला, ला आधा है इसलिए ला के नीचे क्या लगाऊंगा दोस्तों, मैं आपका मैं हलंत लाऊंगा। अगला फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ला, तो इस ला को यदि मैं स्वर रहित करूंगा तो यहाँ पर ला के नीचे हलंत, अगर आपका डबल से हलंत लगेगा, और ल पे कौन सा स्वर आपका, बड़ी की मात्रा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपका दिल्ली जो शब्द दिया था उसका क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। अब देखो दोस्तों हमने कहा था समान व्यंजनों के मिलने से कौन सा व्यंजन बनेगा, द्वित्व व्यंजन बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या कि बताइए, यहाँ पर आधा ल और आधा ल ये दोनों कैसे दोस्तों आपके समान व्यंजन है, कैसे आपके दोस्तों समान व्यंजन है। इसका मतलब है दिल्ली शब्द किसका उदाहरण है, आपका द्वित्व व्यंजन का है। इसी प्रकार बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में आपके तो बताइए दोस्तों ल ल दोनों यहाँ पर हमने जो लिखे हुए हैं आपके वे आधे हैं, व्यंजन मिल रहे हैं, समान व्यंजन मिल रहे हैं। इस प्रकार खिल्ली में आधा ल, कच्चा में आधा च, फिर आपका च, यहाँ पर च, यहाँ पर च, इस प्रकार यहाँ पर दो बार म आ रहा है, यहाँ पर आपका न आ रहा है, यहाँ पर आपका त आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। द्वित्व का मतलब है दो, और दो का मतलब होता है एक जैसे। तो जब दो समान व्यंजन या एक जैसे व्यंजन मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका द्वित्व व्यंजन बोला जाता है या व्यंजन गुच्छ बोला जाता है। यदि आप परिभाषा की बात करें कि सर द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा में आपको यहीं से निकाल कर बता रहा हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखें। जब मैंने दिल्ली शब्द का वर्ण विच्छेद किया था तो आप देखेंगे इस ल और इस ल के मध्य किसी भी प्रकार का स्वर आया है क्या, नहीं। इसका मतलब है जब दो समान व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं होता तो उसे क्या बोला जाता है, द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, परिभाषा यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, दो समान व्यंजनों के मध्य स्वर का ना होना, स्वर का ना होना। इसका मतलब है जब दो समान व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं होता है तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार सम्मान को देखिए, सम्मान में आधा म है, फिर आपका म है, और इसमें से यदि आप आ स्वर निकालें एक का मैं, और आपको वर्ण विच्छेद करके बता देता हूँ। यदि सम्मान के हम वर्ण विच्छेद की बात करें तो दोस्तों आपको यदि मैं स को स्वर रहित करूंगा तो यहाँ पर स में होगा हलंत। अब हमें पता है प्रत्येक वर्ण में कौन सा स्वर होता है, आ, तो ये मैंने आ लिख दिया, प्लस यहाँ पर माँ आधा है तो माँ के नीचे क्या होगा दोस्तों, हलंत, प्लस अगेन फिर क्या दोस्तों आपका माँ। अब इस माँ को मैं स्वर रहित करूंगा तो इसमें से कौन सा स्वर आएगा दोस्तों, आपका आ स्वर होगा, प्लस अब ना को मैं स्वर रहित करूंगा तो ना के नीचे हलंत होगा, और ना में कौन सा स्वर होगा, आ। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन समान है, ये और ये। यहाँ पर आप देखेंगे क्या इन दोनों के मध्य स्वर है क्या, नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों के मध्य भी यहाँ पर आपका स्वर नहीं था। तो परिभाषा सिंपल सी कहती है क्या कि जब दो समान व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं होता है तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका व्यंजन गुच्छ कहा जाता है या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब परीक्षा में क्या होगा दोस्तों, आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता है और आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित शब्द किसका उदाहरण है। एक ऑप्शन मिलेगा द्वित्व व्यंजन का और एक किसका मिलेगा, संयुक्त व्यंजन का।
अब मुझे बताइए क्या कि संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए क्या कि संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। यदि जिन भी स्टूडेंट को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना आंसर दीजिए क्या कि संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। फटाफट हंसते मुस्कुराते हुए अपना आंसर रखिए क्या कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। तो इस प्रकार की चीजें हैं दोस्तों। चलिए अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजन का तो जो भी आंसर दोस्तों 4 दे रहे हैं तो वेरी गुड, 4 इज द क्या है रॉन्ग आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसे तथ्य आपको किताबों में नहीं देखने को मिलते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि संयुक्त व्यंजन के भेद या प्रकार पूछे थे, मतलब काइंड्स ऑफ कंपाउंड कंसोनेंट। कंपाउंड कंसोनेंट का मतलब है संयुक्त व्यंजन के मैंने आपसे टाइप्स पूछे थे, काइंड्स पूछे थे, प्रकार या भेद पूछे थे। आपने ये सोच लिया कि मैं आपसे संख्या पूछ रहा हूं और संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपने बता दी 4। कौन कौन से? छात्रा, ज्ञानी और श्रा। तो मैंने आपसे संख्या नहीं पूछी दोस्तों, 4 यहाँ पर आपका गलत आंसर है। जिन भी स्टूडेंट ने 4 दिया है इज द रॉन्ग आंसर। तो बात करें सर संयुक्त व्यंजन के कितने भेद या प्रकार होते हैं, किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको सिर्फ देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4। मैं आपसे संख्या नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भेद या प्रकार। तो भाई संयुक्त व्यंजन के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो इस चीज को समझिए थोड़ा। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहां से। चलिए तो यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं क्या कि संयुक्त व्यंजन की बात करें कि संयुक्त व्यंजन की भी कुल कितनी स्थितियां होती हैं दोस्तों? 2। संयुक्त व्यंजन में भी कितनी स्थितियां होती हैं? 2। और 2 स्थितियां कौन कौन सी होंगी? एक तो स्थिति क्या होगी, क्या व्यंजन का मूल रूप, व्यंजन का मूल रूप बदल जाए, ये पहली स्थिति है दोस्तों। दूसरी स्थिति होगी कि व्यंजन का मूल रूप ना बदले। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई संयुक्त व्यंजन की जब बात आती है तो सभी दिमाग में 4 संयुक्त व्यंजन दिखने लगते हैं, किंतु वह दोस्तों संख्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो 2 चीजें होंगी संयुक्त व्यंजनों में, क्या कि व्यंजन एक कंडीशन होगी कि जब देखो तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिला हुआ। इसका मतलब है कि संयुक्त व्यंजन का मतलब यदि होता है मिला हुआ, अर्थात जब 2 व्यंजन मिलेंगे और दोनों व्यंजन कैसे होंगे दोस्तों? असमान या अलग अलग व्यंजन होंगे। तो जब 2 असमान व्यंजन मिलते हैं तो कितनी स्थितियां बनेंगी? 2। जब 2 असमान व्यंजन मिलेंगे तो पहली स्थिति तो यह होगी, हो सकता है कि जब दोनों व्यंजन मिले तो उनका मूल रूप क्या है? परिवर्तित हो जाए। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब 2 असमान व्यंजन मिले तो उनका मूल रूप ना बदले। तो इस प्रकार यदि आपने देखा है कि 2 स्थिति हमने देखी है। अब यदि व्यंजन का मूल रूप बदल जाए तो बात करें कि ऐसे कितने व्यंजन होते हैं जिनके मिलने से व्यंजनों का मूल रूप ही बदल जाता है। तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों आपकी? 4 की असमान व्यंजन की हम बात करें, जब 2 असमान व्यंजन मिलेंगे और मिलने से उनका रूप क्या हो जाए दोस्तों? आपका बदल जाए। उनका रूप कैसा हो दोस्तों? आपका बदल जाए।
तो बदल जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी 4। और जब दो व्यंजन आपस में मिले और उनका मूल रूप ना बदले तो इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या दोस्तों होती है अनेक। ऐसे कई शब्द हैं। तो दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्या कि संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है मिला हुआ। जब दो असमान व्यंजन योग करेंगे तो पहली स्थिति होगी कि व्यंजन का मूल रूप बदल जाएगा, और दूसरी कंडीशन होगी कि जब दो असमान व्यंजन मिलेंगे तो उन व्यंजनों का मूल रूप परिवर्तित नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उस तथ्य को देखिए दोस्तों। चलो अब पहली स्थिति के लिए हम उदाहरणों की बात करें दोस्तों कि व्यंजनों का जब रूप ही बदल जाता है तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों आपकी 4। अब 4 कौन कौन सी ध्यान से देखिए दोस्तों। आधा का प्लस श, आधा ता प्लस र, तीसरा आधा ज प्लस या, चौथे नंबर पे आपका है आधा श प्लस र। चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि अंतिम वर्ड को स्वर रहित कर सकते हैं, मतलब उसमें से क्या निकाल सकते हैं आपका आ निकाल सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन चारों ही परिस्थितियों में जो व्यंजन मिल रहे हैं वह कैसे दोस्तों आपके असमान व्यंजन है। अब हमें यह भी पता है जब आधे का प्लस स, जब आधा का प्लस श मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों आपका छ छतरी का बनता है। जब आधा का प्लस र बनता है तो एक नया रूप हो जाता है, वह क्या होता है दोस्तों आपका त्र। जब आधा ज प्लस या होता है तो ज्ञानी का ज्ञा बन जाता है, और जब आधा श प्लस र मिलता है तो क्या बन जाता है दोस्तों आपका श्र बन जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि आप जो आंसर दे रहे थे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वह 4 होती है, किंतु कब, जब व्यंजन का मूल रूप बदल जाए उस स्थिति में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इन चारों ही व्यंजन कैसे हैं असमान व्यंजन है, और इनके मिलने से जो आपका व्यंजन बन रहा है उसका मूल रूप परिवर्तित हो गया। बताइए छात्र ज्ञानी, इनका रूप क्या हो चुका दोस्तों आपका परिवर्तित हो चुका है, एक नवीन रूप आ चुका है। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि व्यंजन का मूल रूप बदल जाए तो वह होंगे कि आपके संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी आपकी 4। अब ये तो हमने बात कर ली कि जब दो असमान व्यंजन मिल रहे हैं तो उनका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। अब बात करें सर कि जब व्यंजन का मूल रूप ना बदले, जब असमान व्यंजन तो मिले किंतु उनका मूल रूप ना बदले तो वह क्या होंगे, वह भी देखिए दोस्तों। अब मैं आपको ये जो उदाहरण थे दोस्तों किसके थे आपके, जब व्यंजन का मूल रूप ना बदल रहा था। ये जो हमने उदाहरण दिए आपके, ये आपके किसके थे दोस्तों आपका, जब व्यंजन का मूल रूप नहीं परिवर्तित हो रहा था। अब कह रहे हैं कि जब व्यंजन का मूल रूप बदल, ये आपका बदल जाए, अब व्यंजन का मूल रूप ना बदले तो इसके उदाहरण देखिए दोस्तों। जब असमान व्यंजन मिलते हैं और व्यंजन का मूल रूप नहीं बदलता है उसके उदाहरण कौन कौन से, तो वह देखिए। एक उदाहरण मैंने आपको लिख दिया पुस्तक, एक मैंने आपको लिख दिया दोस्तों हत्या, ध्यान, स्थान। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अर्धवर्ण क्या है, स, यहां पर अर्धवर्ण ता है, यहां पर आपका था है, यहां पर आपका स है। तो यहाँ पर दोस्तों दो असमान व्यंजन मिल रहे हैं। यदि आप पुस्तक को तोड़ें, यदि आप पुस्तक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए लोगों को पा को आप स्वर रहित करेंगे, इसमें स्वर कौन सा छिपा है दोस्तों, उ, प्लस अगला क्या है स, आधा है, तो इसके नीचे में क्या लगाऊं दोस्तों, हलंत, मतलब आधा है, प्लस ता को लिखेंगे। अब ता को यदि मैं स्वर रहित करूंगा तो ता के नीचे हलंत होगा और स्वर कौन सा निकलेगा, इसमें से आपका आ निकलेगा, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों आपका का को स्वर रहित करूंगा तो ये का, और इसमें से स्वर निकाला तो क्या बचेगा आ। अब बताइए यहाँ पर दो कौन कौन से व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, दो कौन कौन से व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, तो वह व्यंजन कौन से आपके दोस्तों, आधा सा और त। तो हमने कहा है
यहाँ पर दो व्यंजन मिल रहे हैं किंतु दोनों व्यंजन कैसे हैं दोस्तों? असमान व्यंजन है। और यदि अब समान व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो व्यंजन मिल तो रहे हैं किंतु दोनों व्यंजन कैसे हैं? असमान व्यंजन है। अब मुझे बताइए, क्या आते स और त मिलने से इस पुस्तक शब्द में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। इसी प्रकार आधा ता और यह मिलेगा तो परिवर्तन होगा क्या? नहीं। इसी प्रकार आधा धा और यह मिलने से परिवर्तन नहीं होगा। आधा स की हम बात करें प्लस आधे था की हम बात करें, भाई इनके मिलने से भी कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है पुस्तक, हत्या, ध्यान, या फिर एक शब्द ले लें आस्था, ये सभी दोस्तों किसके उदाहरण है? आपके संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। और संयुक्त व्यंजन में भी कौन सी स्थिति है कि जब व्यंजन मिल रहे हैं और उनका मूल रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भाई आपको ये चार शब्द दे दिए, पुस्तक, हत्या, ध्यान और स्थान, और एक आपको दे दिया क्या? एक आपको दे दिया पक्का, एक आपको दे दिया पक्का। और आपसे कहेंगे कि बताइए इसमें से एकमात्र द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो आप देखेंगे द्वित्व व्यंजन किसे बोलते हैं? जब तो समान व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधा का, यहाँ पर आपका पूरा का। तो बताइए ये एकमात्र किसका उदाहरण होगा दोस्तों? आपका द्वित्व व्यंजन का। जबकि यहाँ पर व्यंजन आपस में मिल तो रहे हैं किंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये सारे किसके उदाहरण कराएंगे? पुस्तक, हत्या, ध्यान, स्थान, आस्था, ये सारे किसके उदाहरण आएंगे दोस्तों? आपके संयुक्त व्यंजन के उदाहरण आपके होंगे। तो आई थिंक अब आपको पूरी वार्ता समझ में आ गई होगी कि भाई जो व्यंजनों का योग होता है वह दो प्रकार से होता है। पहली स्थिति क्या होगी? जब दोनों समान व्यंजन मिल जाएं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। और दूसरी स्थिति होगी जब असमान व्यंजन मिल जाएं। फिर हमने आगे देखा था कि जब असमान व्यंजन भी मिलते हैं तो दो स्थितियां सामने आती हैं। क्या? पहली स्थिति होती है कि दोनों असमान व्यंजनों के मिलने से क्या हो जाए? उनका रूप परिवर्तित हो जाए। दोनों असमान व्यंजनों के मिलने से उनका क्या हो जाए? रूप परिवर्तित हो जाए। और दूसरा हमने देखा था कि दो असमान व्यंजनों के मिलने से रूप परिवर्तित ना हो। क्या ना हो? रूप परिवर्तित ना हो। तो वो आपका भी होगा, आपका संयुक्त व्यंजन में ही गिरा जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका आंसर बताना है। तो आई थिंक मुझे आशा है कि एक नया बिंदु आज आपके जीवन में प्रवेश किया। इससे पहले इतना डीप में आपने व्यंजनों का योग या मेल नहीं दिया देखा होगा, ना ही मार्केट में उपलब्ध किसी भी किताब में आपको ये तथ्य देखने को नहीं मिलेगा। और जो तथ्य आपको किताब या किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा नहीं पढ़ाए जाए, आपको भली बात पता है मैं हिंदी के उन्हीं तथ्यों को पढ़ाता हूँ जो कहीं देखे या सुने पढ़े नहीं जाते। चलिए अब एक बार आपके व्यापक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, क्या? चार ऑप्शन देके रखे थे, अड्डा, उत्साह, गड्ढा, मिट्टी। तो एक प्रश्न आपको दिया गया था कि अड्डा, उत्साह, गड्ढा और मिट्टी, और कहा गया था कि क्या इनमें से एकमात्र कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? क्या कहा था कि इसमें से एकमात्र कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो आप देखेंगे दोस्तों क्या कि यहाँ पर आधा डा, यहाँ पर डा, ये तो दोनों एक जैसे व्यंजन मिल रहे हैं। हमने कहा था एक जैसे व्यंजन मिलने पर उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो अड्डा होगा, जो गड्ढा होगा, यहाँ पर आधा डा, यहाँ पर देखो समान व्यंजन है, आधा टा फिर आपका टा। इसका मतलब है मिट्टी, गड्ढा और अड्डा, ये तीनों के तीनों उदाहरण दोस्तों किसके रहेंगे? आपके द्वित्व व्यंजन के होंगे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे उत्साह में कि यहाँ पर आधा सा है, आधा ता है, यहाँ पर आपका सा है। यहाँ पर भी दो व्यंजन मिल रहे हैं किंतु ये दोनों व्यंजन कैसे हैं? असमान।
और जब असमान व्यंजन मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि भाई किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है तो आपसे कहते हैं कि कौन सा द्वित्व व्यंजन है या कौन सा संयुक्त व्यंजन है। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हमने आज जो जितनी चर्चा की थी हम उस पर बात करें। पहला सबसे पहले हमने देखा था कि जो 33 व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने उसी बिंदु को आगे बढ़ाया और यह बताया कि जो 33 व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होगा दोस्तों? 2 प्रकार से। अगला जो हम बिंदु ले रहे हैं वह कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग आप इस प्रकार से डाल लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जो हम पढ़ने वाले हैं वह है दोस्तों आपका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य में हम आज पढ़ने वाले हैं उस चीज को देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या कि पहले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दोस्तों पहला जो बिंदु हम प्रारंभ कर रहे हैं वह क्या आपका है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। यह भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। अब एक नया शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या है? स्वर तंत्रियां सर क्या होती हैं? तो दोस्तों आपका जो भी गला होता है, जो कंठ होता है, उस कंठ के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जहां से सुर निकलता है, मतलब जब साधारणतः कोई व्यक्ति गाने को गाता है तो उसके जो सुर निकलते हैं वह सुर कहां से निकलते हैं? स्वर तंत्रियों से ही निकलते हैं। मतलब जितना अच्छा स्वर तंत्रियों में कंपन होगा उतनी ही अच्छी उसकी राग होती है, उसकी लय होती है, उसके गाने का तरीका होता है। तो हमारे कंठ या गले के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? स्वर तंत्रियां बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिन भी स्टूडेंट ने आंसर 2 दिया है इज द राइट आंसर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होंगे दोस्तों? आपके 2 प्रकार के। अब वह 2 कौन कौन से होंगे वह भी देखिए। एक होगा दोस्तों आपका घोष, या इसी बोलते हैं दोस्तों सघोष, और दूसरा होता है दोस्तों अघोष। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, घोष या सघोष। अब ध्यान से आपको यहाँ पर हर एक चीज को समझना है क्योंकि घोष और सघोष से आपकी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई सघोष और अघोष होता क्या है, या किन वर्णों को सघोष कहते हैं, किन वर्णों को अघोष कहते हैं, या सघोष या अघोष की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हर एक हम तथ्य को समझने वाले हैं।
चूंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम सगोस और अगोस के बारे में चर्चा अगले हफ्ते करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर पुनः स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों, कंप्यूटर की लाइव क्लासेस किन किन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपने देखा होगा रिसेंट में जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है, दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें से 100 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, तो उसमें से इस बार से दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी ऐड किए गए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस का यदि फॉर्म आपने नहीं डाला है तो सभी फिलअप कर दीजिएगा। 9 सितंबर लास्ट डेट है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस में इस बार दोस्तों 10 नंबर का आपने देखा होगा सिलेबस में 10 नंबर का कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन होंगे वो अदर सब्जेक्ट होंगे, आपका रीजनिंग मैथ वगैरह जीके होगा और 10 नंबर का कंप्यूटर होगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये कंप्यूटर की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हाल ही में आपके बैंकिंग के सेक्टर में 2 बड़ी वैकेंसी आपके समक्ष आई हैं। कौन कौन सी? IBPS RRB और IBPS PO। IBPS RRB और IBPS PO दोनों के ही मेंस में दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के। IBPS RRB में 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के में आते हैं, जबकि IBPS यदि PO की बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं। किंतु 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपके रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिक्सअप रहेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन में रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों आपका ऐड रहेगा IBPS PO में, जबकि IBPS यदि हम बात करें दोस्तों RRB की, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्यूटर को आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यदि आपको आता है तो तुरंत आप टिक कर सकते हैं। अभी हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहा है, आगे वाली क्लासेस में हम थ्योरी क्लासेस भी चालू करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की क्लासेस में जिन भी विद्यार्थियों का आज पहली क्लास है, मैं आपको अपना क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ। क्या कि भाई हमारी जो क्लासेस होती है हर बुधवार होती है 10 से 12, जिसमें आपका कोर्स होगा सारा। तो 10 से 12 में हर बुधवार मेरी क्लास जो रहेगी, 10 से 11 हिंदी का सेशन रहेगा जो मैं ही लेता हूँ, और 11 से 12 जो कि कंप्यूटर सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा ही फुल फॉर्म लिखते हैं। मतलब फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म में हमने लास्ट क्लास में दोस्तों I और J इन 2 अल्फाबेट की बात की थी। आज हम I और J के बाद अगले जो अल्फाबेट ले रहे हैं वह है कौन से दोस्तों? आपका K और L। मतलब आज जो फुल फॉर्म देखने वाले हैं दोस्तों, किससे देखेंगे? आपका K से। अब K से मात्र 5 फुल फॉर्म है। पहले नंबर पे लिखा दोस्तों आपका KHJLZ, तो इसका मतलब होता है किलो हर्ट्ज। दूसरा होगा केवी। अब दोस्तों केवी में आपको ध्यान रखना है, जब भी यदि कैपिटल V हो तो उसका बनेगा बाइट, और यदि स्मॉल v हो तो उसका क्या बनेगा? बिट। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो जब केवी का फुल फॉर्म पूछे तब तो किलो बाइट होगा, और यदि केवी ये वाला पूछे जहां पर V स्मॉल हो तो इसका मतलब क्या होगा? किलो बिट। इसी प्रकार से एक बन जाएगा KVPS स्मॉल वाला, और एक बनेगा KVPS जिसमें V आपका कैपिटल होगा। तो पहले जो KVPS लिखा है इसका मतलब क्या होगा? किलो बिट्स पर सेकेंड, और ये वाले का क्या बन जाएगा? किलो बाइट पर सेकेंड। तो इस प्रकार से सिंपल फुल फॉर्म आपके K से। तो K से हमने 5 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखे हैं। अगले अल्फाबेट की हम बात करें, अगला अल्फाबेट दोस्तों आपका L। अब L से पहला जो लिखा है LSB। दोस्तों LSB से जो फुल फॉर्म बनेगा वह क्या होगा? आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लैन का क्या बनेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है LED। LED का क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है LCD।
एलसीडी का फुल फॉर्म तो कई बार दोस्तों जीके में भी आपसे पूछा गया है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए अगला है लिफो। लिफो का क्या होगा दोस्तों? आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला है लेजर। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या बनेगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है ट्रिपल एल। ट्रिपल एल का क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज। दो प्रकार की हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो हमें समझ में आती है, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी मशीन को समझ में आती है, अर्थात हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर को समझ में आती है। अगला है SLSI। LSI का क्या होगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला दोस्तों आपका LISP, लिस्प, ये भी एक आपकी लैंग्वेज होती है, जिसका क्या होगा? लिस्ट प्रोसेसिंग। और एक होगा दोस्तों आपका LPI। तो LPI का क्या बनेगा? लाइंस पर इंच। तो इस प्रकार आज हमने दो फुल फॉर्म देखे हैं, दो अल्फाबेट के। एक हमने देखा है के, तो के से आपके 5 फुल फॉर्म थे, एल से कितने दोस्तों? आपके 10। चलिए अब लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम